हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पहले तो मैं बता दूं तुम्हें रिवीजन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है। किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे। इस पे डिपेंड होती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं होती, ये काट रखा मतलब नहीं होती। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं होती। तो ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड होती, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पूरी वीडियो की सीरीज चल रही थी, तो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हमने पढ़ा कि भाई वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं। तो हमने वो पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या होता था कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता था जब हम सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज करते थे। लिखा हो ना रिलेटिव लोअरिंग। दूसरी कॉलिगेटिव, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। जैसे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का। दूसरी हमने पढ़ी जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सारी वीडियोस है, सब देख लेना सीक्वेंस में। तो जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी तो वो क्या कहती थी? वो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था सॉल्यूशन का अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड होते थे। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आज हम पढ़ेंगे ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वैसे फ्रीजिंग पॉइंट आसान भाषा में फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जैसे हमारे ये कोई पानी है और ये फ्रीज होके आपका ऐसा आइस बन जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम बेसिकली आसान भाषा में हमारे दिमाग में ये विजुअलाइजेशन होता है कि वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड ऐसे सॉलिड स्टेट में बन जाए, है ना, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिसमें पानी या लिक्विड जो भी है वो आपका ऐसे फ्रीज हो जाए, सॉलिड हो जाए। मतलब लिक्विड से जब सॉलिड हो जाए तो वो जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ हो रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हम आसान भाषा में हम यही हम विजुअलाइज करते हैं। जब भी मैं आपके सामने अगर बोलूँगा फ्रीजिंग पॉइंट तो आपकी विजुअलाइजेशन यही जाएगी कि भाई जिस पॉइंट पे सॉलिड बन जाए लिक्विड, वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे। हाँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कम होना, कोई चीज़ कम होना। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने को ही, सॉल्यूशन के कम होने को ही जब हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो आसान भाषा में हमने फ्रीजिंग पॉइंट समझी वो तो यही है कि भाई कोई चीज़ जब जम जाती है उसको हम उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर वो जमती है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, अगर आप और सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन जानना चाह रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट की सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन ये हो सकती है कि, तो ये सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन, जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड या लिक्विड स्टेट दोनों ही सेम वेपर प्रेशर होते हैं, उनका सेम वेपर प्रेशर होता है। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का सेम वेपर प्रेशर होता है। अब देखो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो किससे बनता है? सॉल्यूट होता है उसमें और सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, मतलब जो कि इजीली वेपर नहीं बन सकता, तो जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें हमने जैसे ही सॉल्यूट ऐड करा तो आप क्या देखोगे? वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है वाली बात आपको, या कंफ्यूज हो रहे हो? भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूट ऐड हो गया। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो वेपर प्रेशर इजीली, जब हम उसका प्रेशर है वेपर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इजीली, ये नॉन वोलेटाइल है तो इजीली ये भाप नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट जो होगा, प्योर सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट नहीं है, जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा।
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट आ गया और सॉल्यूट जो है वो इजीली भाप नहीं बनती तो वेपर नहीं बनती। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर की वजह से जो प्रेशर होता है उसी को तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो सॉल्यूट के ऐड होने से वेपर कम बन रही है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का। लेकिन अगर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की हम बात करें, सिर्फ सॉल्वेंट की बात करें, तो वो तो सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म में, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली सॉल्यूशन से, जिसके अंदर सॉल्यूट भी है, उससे ज़्यादा ही होगा वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात चल रही है फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं ऐसे मान लूँ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का टीएफ मान लूँ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का टीएफ मान लूँ, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहा है भाई। टी जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा भाई? प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं है, तो वो उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है, पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो फ्रीज नहीं हो पा रहे ना भाई। फ्रीज होना मतलब रुक जाना, सॉलिड स्टेट में बन जाना। लेकिन अगर जो प्योर सॉल्वेंट है वो तो ऐसे वेपर जल्दी बनता है, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तभी वो फ्रीज हो पाएगा, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो उसमें से जब हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जो है वो वेपर प्रेशर को कम करते हैं। तो वेपर प्रेशर को कम करते हैं मतलब वो रुके हुए, ठहरे हुए, उड़ नहीं रहे, मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्यूशन के उड़ नहीं रहे, तभी वेपर प्रेशर कम होना मतलब यही है ना। तो वो जल्दी फ्रीज होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, मतलब कम ठंडे में भी वो रुक जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो बात को समझ रहे हो आप मेरी? तो यही आपका ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, कि टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली? यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जो है वो इजीली स्केप नहीं होता, तो वो जल्दी फ्रीज होगा। समझो बात को, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड है, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो इजीली स्केप नहीं होगा। तो स्केप नहीं होगा मतलब भाप नहीं बनेगा, और भाप नहीं बनेगा तो वो इजीली या जल्दी फ्रीज हो जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तभी तो ये माइनस हो रहा है। इसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वाला होता है उसी में से तो माइनस करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इजीली स्केप हो रहा होगा, उसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं, इजीली स्केप हो रहा होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा हमें टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको फ्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फ्रीजिंग पॉइंट का। अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। हमने देखा, ये देखो, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जो चेंज, जो कमी हो रही है, जो डिक्रीज है या डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। ये देखो ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है सॉल्वेंट का, और इसका कम है, तो डिप्रेशन भी तो हो रहा है, ज़्यादा से कम, है ना। तो यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा डाल देना किसी भी आपके सॉल्यूशन में, तो हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो इस केस में ये जो है ना, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के। वही जैसे हमने प्रीवियस वीडियो देखी ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले वो देख लेना, फिर ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, वैसे ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये टीएफ क्या है? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम, और जिसमें एम क्या है? मोलैलिटी। एम क्या है? मोलैलिटी। बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ से मैथ शुरू होगी बस। तो अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम ये डालेंगे के एफ। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में के भी डाला था, तो यहाँ डालेंगे के एफ। ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये देखो, ये टर्म यूज करके पूछता है पेपर में कि के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और अब यहाँ हल्का सा रिवाइज कर लो,
बॉइलिंग पॉइंट में हम कौन सा कांस्टेंट यूज करते थे, केबी, और इसको क्या बोलते थे हम, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद है ना, इबिलियोस्कोपिक। यहाँ पर है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जो के एफ है वहाँ पर के बी होता था, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं के एफ वाले पे। तो ये के एफ जो होता है ये होता है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डाला, और इसको हम एक और चीज बोल देते हैं, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, डिप्रेशन का कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है उसका कांस्टेंट है मोलल, क्योंकि एम है। तो ये क्रायोस्कोपिक वर्ड याद रखना या फिर ये याद रखना। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला सा हो गया एक तरह से, आप कह सकते हो। तो यहाँ से अगर अब मैं अब देखो इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। अब बस देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब मैथमेटिकल बातें चलेगी, बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है, मैं फिर समझाता हूँ कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, दोबारा समझा रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल बात करेंगे। ये प्योर सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट जो होगा ये वेपर ज़्यादा बनाएगा, वेपर प्रेशर इसकी ज़्यादा होगी, और ये आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन के अंदर आपके ये सॉल्यूट पार्टिकल येलो जो भी कर रहा हूँ ये मिले हुए होंगे, तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट है, इसमें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसमें सॉल्यूट ऐड हो गया येलो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, TF, और ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोल रहे हैं TF नॉट। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका ही ज़्यादा होगा, मतलब इसकी का पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा वेपर बन रहा है तो इसको फ्रीज करना मुश्किल है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब TF नॉट माइनस ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यही समझा बस मैंने प्रीवियस पेज में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब आते हैं हमारे मैथमेटिकल चीज़ पे कि ये TF को मैंने बराबर लिख दिया KF M के, जिसमें KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये KF क्या होता है भाई, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ये। अब बस यहाँ से मैथमेटिकल बातें चल रही है। अब हमें पता है ये जो M है ये मोलैलिटी है। ठीक है, M क्या है, मोलैलिटी है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो देख लो। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये होते थे आपके मोलैलिटी, ये मोलैलिटी जो M है ना वो यही है M। तो बस हम यहाँ से ये चीज़ें फॉर्मूले में बस ये मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे और फिर उसको बड़ा कर देंगे। देखो कैसे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक और चीज, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट है इसको भी तो हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता था, वेट, उस कंपोनेंट का वेट अपॉन उसका मोलार मास। तो अगर हमारे सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स या मोलार मास है, जो भी सॉल्वेंट को हम बेसिकली हम क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट को हम उसका मोलार मास M1 मान लेते हैं और सॉल्यूट का मोलार मास अगर हम M2 मान लेते हैं, तो हम उस केस में इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं येलो से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या होता है M2 अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलार मास। तो ये सॉल्वेंट का वेट W1, सॉल्यूट का वेट W2। ये देख लेना आप, बस मैथ्स चल रही है, कंफ्यूज मत होना। मैं सिर्फ ये जो M जो है ना, ये जो M है, इसी M के फॉर्मूले को खोल के यहाँ लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा मैं। हमें पता है M का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलार मास। तो वेट क्या है, वेट किसका होगा, सॉल्यूट का, तो वेट अपॉन मोलार मास। तो ये भी मैंने ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखा है से मोलैलिटी में, अपॉन में मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ अ सॉल्वेंट क्या है, W1 इन केजी में होगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। बस ये तो है। अब इसी को रीअरेंज करके यहाँ लिखता हूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, बस इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, KF इंटू W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब एक कॉन्सेप्ट है इसी में, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखा हुआ है, मतलब डिटर्मिनेशन मतलब मोलार मास निकालना है सॉल्यूट का। तो ये तो है मोलार मास, ये M2, ये M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ही तो है ये। तो बस इस M2 को इधर ले जाओ, TF को इधर ले जाओ, तो वो भी हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो इसको भी, है वो बात एक ही। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 से M2 नोट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा TF, जो कि चेंज इन टेम्परेचर या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू W1। अब इसमें आपको सारी चीज समझ आ रही है ना। W1 क्या है, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में CC शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और M2 क्या है, जो कि हमें निकालना है मोलार मास, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी था हमारा कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये एक फॉर्मूले की तरह से आप यूज कर सकते हो। बात ये कि हमने सिर्फ मैथमेटिकली बात करी है कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे मोलैलिटी का फॉर्मूला खोल खाल के हम यहाँ तक ले आए, और हम यहाँ से मोलार मास भी कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूट का। ठीक है, बस इतना ही काम किया हमने। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी ये सारे फॉर्मूले यूज़ करते हुए क्यों ना एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ना। नीट में आता है ऐसा क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है। What weight of glycerol should be added to 600 gram of water in order to lower its freezing point by 10 डिग्री सेल्सियस। और हमें ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.86, और ये जो ग्लिसरीन है इसका मोलार मास भी दे रखा है 92। अब हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि तो हमारे सॉल्यूशन में क्या चीज़ है, ग्लिसरॉल है और क्या है, वाटर है। तो सॉल्यूट क्या होगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। बात क्लियर है। तो सॉल्वेंट का मास कितना है, 600। तो W1 सॉल्वेंट का मास मान रहे हैं, जो दे रखा वो लिख रहा हूँ सिर्फ 600 ग्राम। वेट ऑफ अ ग्लिसरॉल यानी कि W2 हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करे 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा TF, ये जो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें ये सारी चीज़ दे रखी है, हमें वेट निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होती है KF इंटू M। अभी तो पढ़ा था हमने। M क्या है यहाँ पर, M है आपकी मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट यानी कि W2 जो हमें निकालना है, अपॉन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, ग्लिसरॉल ही है ना सॉल्यूट, ये देखो 92। तो ये मोलैलिटी, जो मोलैलिटी है उसका न्यूमरेटर बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, मास अपॉन मोलार मास अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट क्या है, ये रहा, उसका मास कितना है 600, पर यहाँ ग्राम में, तो kg में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड डिनोमिनेटर में हुआ तो ऊपर न्यूमरेटर में 1000 चला गया। बस ये मोलैलिटी का ये आ गया, बस इसको यहाँ पर डालना है। KF की वैल्यू है, बस अब तो सीधे मैथ्स है, TF की वैल्यू पता है, तो बस वैल्यू पुट करो। मैं यहाँ पिंक कलर से लिख रहा हूँ या ब्लू से लिख रहा हूँ। तो डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस, KF की वैल्यू 1.86, M की वैल्यू ये रही W2 इंटू 1000 अपॉन 92 इंटू 600। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ अ सॉल्यूट जो कि W2। तो बस अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके आप W2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ, अब तो नॉर्मल मैथ्स आ गई, ये W2 की वैल्यू तो पूछ रही है। बस इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ कि ग्लिसरॉल का यानी कि सॉल्यूट का वेट कितना है। इसको सॉल्व करो, तो ये जो ब्लू में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा शब्दों में घुमा सकता है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन अभी बहुत सारे, पर एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस वगैरह वाली, ठीक है, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।